नमस्कार, नेचर कनेक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 120वें एपिसोड में जल संरक्षण को देश के लिए ज़रूरी बताया। उन्होंने कहा कि गर्मियां शुरू होते ही गांव और शहरों में पानी बचाने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इसका मकसद है कि बारिश के पानी को गांव और शहरों में ही रोका जाए। बीते कुछ सालों में कई राज्यों में वाटर हार्वेस्टिंग से जुड़े कामों ने नई तेज़ी पकड़ी है। भारत सरकार का जल शक्ति मंत्रालय और अलग अलग स्वयंसेवी संस्थाएं इस दिशा में तेज़ी से काम भी कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने जल शक्ति मंत्रालय के जरिए चलाए जा रहे कैच द रेन अभियान की चर्चा करते हुए इसके कई फायदे गिनाए। आज के खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे कैच द रेन अभियान पर कि कैसे इससे जनता और पर्यावरण दोनों को फायदा मिल रहा है। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। जी अशोक कुमार जी, आप पूर्व डीजी एनएमसीजी हैं। हमारे दूसरे मेहमान जगमोहन गुप्ता जी हैं, आप एनएमसीजी में सलाहकार हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो में। सर, चर्चा की शुरुआत अशोक सर आपसे करना चाहूँगा, चूँकि भारत का रेनमैन भी कहा जाता है आपको। ये जो अभियान है कैच द रेन, चूँकि अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊंगा तो 2020 में सबसे पहले इस टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल आपके ज़रिए किया गया था। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री जी ने इसको एक बड़े डायस्पोरा पे इस्तेमाल किया। आज ये जन जन तक सबके सामने है। इस अभियान की ज़रूरत कैसे महसूस हुई? देखिए, पानी को हम कुदरत की देन मानते हैं और इसलिए हमेशा सोचता है कि पानी रहेंगे हमारे साथ, मगर ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर पानी हम ज़्यादा इस्तेमाल करते रहे और उसको हम रिचार्ज ना करें तो डेफिनेटली एक ना एक दिन टैप ड्राई हो ही जाएंगे। तो इसलिए जब हम हमारी वाटर डिमांड बढ़ते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ते जा रहे हैं और एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्शन के लिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं और हमारे जीव जंतुओं को पीने के लिए पानी देना पड़ता है, सब इसकी वजह से पानी का डिमांड बढ़ते जा रहा था और कई इलाकों में पानी की कमी तीव्रता से महसूस करते थे और समर में कई जगह कई शहरों में टैंकर माफिया चलता था, टैंकर के जरिए पानी देना पड़ता था। तो ये इसको नज़र में रखते हुए उस समय 2020 में एक कैच द रेन कैंप का शुरुआत किया था। एक सिंपल मैसेज है, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, मतलब कैच द रेन जहाँ बरसे जब भी बरसे, रेन वाटर को पकड़ना है। रेन वाटर तो कुदरती देन है, हमेशा आसमान से गिरते रहते हैं और उसको अगर हम ठीक से संचय करके रखेंगे तो हमारे लिए काम आ जाएंगे। क्योंकि अक्सर ये देखा गया कि मानसून टाइम में जब बारिश होती थी, बहुत बारिश पड़ते थे और कई जगह पे कई इलाकों में फ्लड्स हुआ करते थे। और ठीक 5-6 महीने के बाद जब समर शुरू होते हैं तो कई जगह पे ड्रिंकिंग वाटर की कमी होती थी और वहाँ पे जैसे मैंने बताया टैंकर चलाना पड़ता था। तो इसको क्यों ना लिंक किया जाए, मतलब एक समय हमको बहुत पानी मिलता है और दूसरे समय हम पानी की कमी के लिए बहुत परेशान थे। अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो हमारा पानी की कमी वो इश्यू सॉर्ट हो जाता है। इसलिए कैच द रेन जो कुदरत हमको देते रहते हैं पानी को, उसी को हम संचय करके रखेंगे कि 6 महीने के बाद समर में हम यूज़ करें। ये साइकिल है। जगमोहन सर, अगर इन केस आई कैन सप्लीमेंट इफ यू एग्री प्लीज। ही इज़ राइट दैट व्हाई द कैच द रेन कैंपेन वाज स्टार्टेड। बट देखिए, भारत का मैं आपको डाटा दूं तो भारत की जो पॉपुलेशन है वो 18% है और हमारे पास वाटर रिसोर्सेज केवल 4% हैं। इसी तरह कैटल पॉपुलेशन हमारे पास 15% है पूरे विश्व की। 18% पॉपुलेशन ह्यूमन वो है और 15% कैटल पॉपुलेशन है। और जोग्राफिकल एरिया जो है हमारे पास वो 2.44% है केवल। एक तो ये बात है। दूसरा, हमारा जो रेन वाटर गिरता है, बहुत सफिशिएंट रेन वाटर भारत को मिलता है, वी आर ब्लेस्ड दैट वे, लेकिन हम उसको रिचार्ज जितना कर पाते हैं वो बहुत कम है। केवल 8% ही रेनफॉल हम उसको कंजर्व कर पाते हैं।
रिमेनिंग सारा पानी नालों से होते हुए, नदी से होते हुए वापस समुद्र में पहुंच जाता है। तो ये जो कैंपेन चलाई, जैसे अशोक साहब ने जिक्र किया, ये देश के लिए बहुत ज़रूरी कैंपेन थी। इसीलिए देखिए, एग्रीकल्चर जो हमारी इरिगेशन होती है देश के अंदर, 60% इरिगेशन ग्राउंड वाटर से होता है और 85%, 85% रूरल वाटर ड्रिंकिंग नीड भी ग्राउंड वाटर से आती है। तो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना सबसे ज़रूरी है। तो ये बहुत ज़रूरी मुद्दा था जो बिल्कुल टाइमली शुरुआत किया और जिसको प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाया। जगमोहन सर, आप चूंकि एनएमसीजी में सलाहकार भी रहे हैं, और एहसास यानी एम्पैथेटिक ह्यूमन सोसाइटी अवेकेंड समाज जो एक तरीके से संस्था है, उसको आप रन कर रहे हैं, तो मैं कैच द रेन की बात करूंगा, तो इस अभियान को ये जो एहसास है वो किस तरीके से आगे बढ़ा रहा है? देखिए, एहसास जो संस्था है हमारी, जैसे आपने बताया, ये 2007 में स्थापित हुई थी, लेकिन इसका फोकस बहुत सी एक्टिविटीज़ इसने संस्था ने की, लेकिन 2019 में, चूँकि जल शक्ति मंत्रालय में अशोक जी भी रहे हैं और मैं भी रहा हूँ, तो हमने रियलाइज़ किया कि पानी एक बहुत गंभीर मुद्दा है समाज के लिए। तो हमने डिसाइड किया कि पानी के ऊपर हम फोकस करेंगे और इस पर काम करेंगे। तो एहसास संस्था ने इसको ऐसे बढ़ाया कि हमने स्कूलों को टारगेट किया। हमने सोचा कि स्कूल के अंदर, बिकॉज पानी की नीड, जन आंदोलन इसको बनाना है अगर, तो हमें यंग बच्चों के पास जाना पड़ेगा। तो एहसास ने हरियाणा से शुरुआत की। इनफैक्ट जो झज्जर ज़िला है, जो दिल्ली के पास ही पड़ता है, उसके स्कूलों से शुरुआत की रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर लगाने की, रूफटॉप। हमारा उद्देश्य ये था कि अगर हम स्कूल के अंदर एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर लगाते हैं तो एक स्कूल में 300, 400, 500 बच्चे होते हैं। एक स्ट्रक्चर लगाया और उससे आपने इतने बच्चों को कनेक्ट कर दिया। वहाँ पे छोटा सी एक टीम बना देते हैं, जो एनवायरनमेंट टीम या क्लब होता है, उसको बना दिया हमने, और वो सब बच्चों को जोड़ते रहते थे और उसके बारे में बताते थे। तो पूरे छत का पानी बारिश के दौरान बोरवेल के थ्रू रिचार्ज होता था, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते थे, और एक छत से 2 लाख लीटर तक पानी आप एक सिस्टम से बचा सकते हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण हमने प्रयोग किया, और जो कि फैल रहा है पूरे देश में। जी जी। अशोक सर, 2020 में जब ये ख्याल आया कैच द रेन का, उसके बाद में आज 5 साल हो गए, देश के कोने कोने तक की ये अभियान चूँकि अपनी जगह बना रहा है और लोग अवेयर भी हो रहे हैं कि कैसे पानी महत्वपूर्ण है लोगों की ज़िंदगी के लिए। जब शुरुआत की थी आपने इस अभियान की, तो मैं अगर वाटर हार्वेस्टिंग की स्थिति की बात करूं कि क्या सिचुएशन थी उस टाइम? जैसे जगनमोहन जी बताया, उस समय हमारा वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स में ज़्यादा ध्यान नहीं थे, और लोग क्या करते थे, उसमें उस समय एक रूल था कि बिल्डिंग परमिशन मिलने के लिए हमको रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाना है कई म्यूनसिपैलिटियों में। तो एक बार वो परमिशन के लिए दिखाते थे एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाते हुए, फिर उसके बाद उसको मेंटेनेंस भी नहीं करते, तो कभी वाटर हार्वेस्ट ही नहीं करते थे। तो व्हेन ये कैंपेन जब शुरू किया था रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैच द रेन का, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को इसको मिला के थोड़ा एक मूवमेंट बनाने की कोशिश की। तभी प्रधानमंत्री ने 2021 में जल शक्ति अभियान कैच द रेन करके उसको लॉन्च किया था पूरे देश में। दैट वाज अगेन ए वेरी इंटरेस्टिंग लॉन्च, बिकॉज वो जब कोविड के टाइम बाहर आ रहा था, तो हमने प्रधानमंत्री के आदेश अनुसार पूरे देश के हर गांव, हर म्यूनसिपैलिटी को इन्वॉल्व करके इसको सरपंचस को जोड़ के, म्यूनसिपल कमिश्नर्स को जोड़ के, स्थानीय लोगों को जोड़ के एक जन आंदोलन बनाने की कोशिश की। बिकॉज प्रधानमंत्री हमेशा बोलता था कि जल आंदोलन एक जन आंदोलन होना चाहिए था। तो इसी बेसिस पे हमने जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन 2021 में शुरू किया था। उस समय इसमें 5-6 मुद्दे रखा गया था। एक तो ताकि अप्रोप्रिएट रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाना, क्योंकि आबोहवा और सॉइल स्ट्रेचर के अनुसार हमको अप्रोप्रिएट रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाना है। जैसे लद्दाख में वो स्नो स्तूप बनाता है, उसका एक स्तूप बनाता है, तो स्नो स्तूप तो राजस्थान में उसका काम नहीं आएगा। अलूवियल सॉइल जहाँ पे, वहाँ पे ब्लैक सॉइल, कॉटन सॉइल का जो उपयुक्त रेन वाटर हार्वेस्ट स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए जो उस एरिया के लिए सूटेबल है आबोहवा के तरह से और सॉइल स्ट्रेटा के तरह से, उसी के हिसाब से रेन वाटर स्ट्रक्चर आफ्टर बनाना। इसमें हमने सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो उस समय प्रधानमंत्री ने आदेश दिया था कि उसको जन भागीदारी से करना है।
तो पीपल्स पार्टिसिपेशन सबसे इम्पोर्टेंट था। और उसके लिए हमारे पूर्वजों के बने हुए पुराने स्टेपवेल्स थे, टेम्पल्स, वो मंदिरों के सामने बगल में कुएं थे। ये गांव में बहुत सारे कुएं ऐसे अनयूज पड़ा हुआ था, उसको उसकी गहरीकरण कराने के आदेश किया था। और तीसरा दिस वाटर बॉडीज़ को आइडेंटिफाई करने का था। मतलब हमारे गांव में, शहरों में बहुत सारा वाटर बॉडीज़ थे, कभी एनक्रोचमेंट होके या उसमें मट्टी डाल के उसका नामो निशान मिट गया था। तो पुराना रेवेन्यू रिकॉर्ड देके उसको चिन्हित करके उसी को दोबारा रिवाइव करने के लिए एक चला। चौथा हमने क्या किया उस समय, वी सेड दैट ये वाटर बॉडीज़ को आइडेंटिफाई करके उसका सर्वे कराना है। तो कैच द रेन कैंपेन 2021 में जब हुआ था, हमने तकरीबन 15 लाख रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करके उसका ये चिन्हित करके लोकेशन और लैटिट्यूड्स दोनों का एक डेटाबेस भी बनाया था। और चौथा हमने एक उसी में एक चला रहा कि हर गांव पंचायत शुड मेक अ वाटर कंजर्वेशन प्लान। तो हमारे यहाँ पे अब तकरीबन 2.5 लाख ग्राम पंचायत है। इस हर ग्राम पंचायत में सरपंच और ग्राम वाले बैठ के एक वाटर का एक यूटिलाइजेशन प्लान बनाना था। और कई जगह पर तकरीबन 70-80% गांव में बनाए भी था, ताकि लोगों को ये वाटर को यूटिलाइजेशन के बारे में एक जानकारी मिले। जगमोहन जी, जिस तरीके से ब्रीफ में पूरा एलोबरेट करके सर समझा रहे हैं, वाटर हार्वेस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो इसमें किस तरह के स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि आमतौर पे तो अभी तक जो भारत में यूज़ किए जाते रहे हैं वो एक ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर रहा है, तो उस पर क्या उसको सुधारने के भी कुछ उपाय किए जा रहे हैं? क्या मैकेनिज्म अभी मौजूदा इस तरीके की बात करूँ मैं तो? नहीं, आपने सही कहा कि जो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं देश के अंदर, और जैसे अशोक जी ने भी बताया कि एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये जगह के हिसाब से और लोकेशन के हिसाब से और किस बिल्डिंग में हमें करना है उसके हिसाब से इसको डिज़ाइन किया जाता है। जैसे पुराने जो ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज़ हैं, जिसको हम बावड़ी बोलते हैं, जो राजस्थान में, गुजरात में बहुत बावड़ी बनी हुई है और बहुत सुंदर वाटर स्ट्रक्चर्स हैं, या कहीं नाड़ी है, तालाब है, इस टाइप के बहुत स्ट्रक्चर्स पूरे देश में हैं। लेकिन अर्बनाइजेशन के साथ इसके स्ट्रक्चर्स को हमें डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन करना पड़ता है। जैसे दिल्ली की बात अगर हम करें तो किसी स्कूल में या किसी बड़े ऑफिस या बड़े इंस्टीट्यूशनल एरिया में अगर बनाना है हमें, तो उसमें डिफरेंट टैंक्स बनाए जाते हैं। कोई डिसिल्टिंग टैंक होता है और इसके अलावा एक परकोलेशन टैंक होता है। परकोलेशन टैंक में पानी जब जाता है उसके बाद तो वो बोरवेल के थ्रू ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकता है। एक ये स्ट्रक्चर जो ट्रेडिशनल जनरली सब जगह देश में इस टाइप के स्ट्रक्चर बन के और लोगों को बताए जाते हैं, जो कि सरकार भी कराती है और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी कराती हैं। लेकिन जो मॉडल हम एहसास एनजीओ में कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि एक बहुत इकोनॉमिकल मॉडल, क्योंकि जनरली रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बड़े महंगे बनते हैं, कोई 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख के बनते हैं। लेकिन एहसास एनजीओ ने जो मॉडल दिया है वो बहुत इकोनॉमिकल मॉडल है और ज़ीरो उसकी मेंटेनेंस है ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ दिस स्ट्रक्चर, जो कि 15 से 20 साल हो सकती है। घरों में ये स्ट्रक्चर केवल 20 से 25 हज़ार में लग जाता है और उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है। दूसरा, स्कूलों में जो हम सिस्टम लगा रहे हैं अभी, उसकी कॉस्ट आती है करीब 50 से 60 हज़ार रुपये, और इसके अंदर आप एक छत से 2 लाख लीटर पानी बचा रहे हैं और बोरवेल से रिचार्ज कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ऑप्टिमल सोल्यूशन है अर्बन एरियाज़ के लिए भी जी। और जो यमुना के रिवाइवल की प्लान की बात हो रही है, उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। अगर इसमें हम अच्छे तरीके से कराया जाए, हर घर से अगर जल संचय होकर ज़मीन में जाएगा तो यमुना रिवाइव होगी। अशोक सर, भारत सरकार की योजनाओं पे अगर मैं ध्यान देता हूँ तो उसमें ये देखने को मिलता है करीब 21 से ज़्यादा ऐसी स्कीम्स और योजनाएं हैं जो पानी से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, जो इंटरकनेक्टेड है कहीं ना कहीं। और अभी कैच द रेन की हम बात कर रहे हैं, तो पीपल्स मूवमेंट एक अहम रोल अदा करता रहा है। अगर मैं साफ़ सफाई की बात करूं, 2014 में आपने देखा कि किस तरीके से शौचालय बने, लोग अभी भी साफ़ सफाई का बेहतर ध्यान रखते हैं, काफ़ी बदलाव देश में आया है। तो पीपल्स मूवमेंट को कैसे आप सुनिश्चित करेंगे कैच द रेन के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो? देखो, ये
हमने कार्यक्रम शुरू कर दिया और प्रधानमंत्री ने सब लोगों को, हर सरपंच को पत्र भी लिखा था उस समय और सबको एड्रेस भी किया था। इसकी वजह से लोगों में एक उत्साह आ गया कि पानी को संचय करना ज़रूरी है। वो मूवमेंट शुरू हो गया था। बट लोगों को ये जब इनको लगता है कि ऐसे करने से फ़ायदा है, अपने आप को फ़ायदा है, तभी वो करेंगे। देखिए मैं एग्जांपल बता दूंगा। ये हमने टॉयलेट्स बनाने के, प्रधानमंत्री ने 2014 में वो टॉयलेट बनाने के वो स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया था। फिर लोगों ने टॉयलेट यूज़ करना शुरू कर लिया और उसके फ़ायदे उनको समझ में आया कि हम उनका गौरव, आत्मगौरव भी बढ़ जाता है। और ये जो गंदगी बाहर बैठ के उसको रेन वाटर सोर्सेज में मिल के वो जो पानी को गंदा करते थे, उसके वजह से बहुत सारी बीमारियां भी आते थे। तो हाल ही में यूनिसेफ का कुछ स्टडी हुआ था जहाँ पे बहुत सारे डायरिया केसेस और इन्फेंट डेथ को रोका गया, क्योंकि हमने स्वच्छ भारत मिशन में ये शौचालय बना के गंदगी को पानी से मिलाने के प्रबंध किया था। तो जब लोगों को पता चलता है कि ये काम करने से फ़ायदा है, उनका कोई बेनिफिट होता है, तभी ये सस्टेनेबल होता है। तो मैं बताता हूँ 2, 3, 4, 5 फ़ायदे। तो क्या फ़ायदा? एक तो है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने से हमारा वाटर टेबल ऊपर उठता है। क्योंकि अगर आप एक ग्लास में हम पानी पीते रहते हैं तो उसको वापस पानी नहीं डाला तो वो कभी ना कभी वो ग्लास उसमें पानी ख़त्म ही हो जाता है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट एक्सट्रैक्टर ऑफ ग्राउंड वाटर। सबसे ज़्यादा दुनिया में ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करने वाला देश तो भारत है। और एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारा पानी हम इस्तेमाल करते हैं। तो एरिया ऑफ कल्टीवेशन इंक्रीज होते जा रहे हैं और हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ते जा रहे हैं। तो वी आर यूजिंग मोर एंड मोर वाटर, बट अनलेस वी पुट बैक द वाटर, हम पानी अगर हम वापस नहीं डालते तो ये एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगे पानी। तो दैट इज़ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज इज दैट हम रिचार्ज करेंगे तो पानी वापस वाटर टेबल ऊपर हो जाएंगे। वाटर टेबल ऊपर होने से क्या फ़ायदा है? बहुत सारा फ़ायदा है। एक तो आपका जो मोटर, उसके पानी जो खींचने के लिए हम मोटर का इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग कम हो जाता है और हमारा लेस पावरफुल मोटर चाहिए। अभी क्या हो कि वाटर टेबल नीचे होने की वजह से पहले हम 2 HP मोटर से काम चलाते थे, फिर 5 HP हो गया, फिर 10 HP हो गया, उल्टा जा रहा है। अगर पानी संचय करके वाटर टेबल ऊपर आ जाते हैं तो हमको 10 HP से 5 HP 2 HP मोटर से काम चला सकते हैं। एक तो है। तो इंडिया में 25% ऑफ आवर एनर्जी इज एक्चुअली गोइंग फॉर एग्रीकल्चर पर्पस फॉर लिफ्टिंग ऑफ वाटर। तो एक तो एनर्जी सिक्योरिटी बात आ गई। दूसरा सॉइल मॉइस्चर बन जाते हैं, तो उसमें फ्रेंडली ऑर्गेनिजम्स जो है वो इट विल सर्वाइव। तो ऑयल में सॉइल में फर्टिलिटी बढ़ जाते हैं और किसानों को कम फर्टिलाइजर डालना पड़ता है। तो मॉइस्चर बिकॉज फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ जाता है। और देखो इसमें हिली एरियाज़ में पानी जब अगर इफ़ यू स्टॉप द फ्री फ्लो ऑफ वाटर, उसको रोका जाए, हम बोलते हैं रनिंग वाटर को वॉकिंग वाटर बनाना है, वॉकिंग वाटर को स्टॉप वाटर करना है, देन ये वाटर का जो स्पीड है वो कम हो जाएंगे। इसके वजह से उसका लैंडस्लाइड्स भी कम हो सकता है। इससे मुझे याद आ रहा है जगमोहन सर कि पंजाब में कुछ किसानों ने ट्यूबवेल का पानी जो कि बहुत फोर्स से बाहर आता है, तो उसकी क्वांटिटी को एक मेजरमेंट करने के लिए उन्होंने कोई मीटर लगा रखा था ट्यूबवेल पे कि कितना पानी हम सिंचाई के लिए इस्तेमाल करें और कितना ना करें। तो क्या इस तरह का भी जो मैकेनिज्म है वो भी भविष्य में काम आ सकता है? नहीं, ये मैकेनिज्म तो बहुत ज़रूरी है कि किसी क्रॉप के लिए, जैसे कुछ क्रॉप्स हैं जैसे शुगर केन है या पैडी है, ये वाटर गजलर क्रॉप्स बोलते हैं इनको, तो इनमें पानी की मात्रा बहुत अधिक लगती है। तो मीटरिंग करना पानी की, अगर किसान वॉलंटरी, मतलब गवर्नमेंट से कहने से नहीं होगा, किसान के ऊपर एक इन्फोर्स करना आसान नहीं होता। तो किसान को अगर हम एजुकेट करें, अवेयरनेस फैलाएं, तो किसान अपने मन से वो वाटर मीटर लगाए और देखिए कि मैंने कितना पानी किस फसल में यूज़ किया है, तो उससे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि पंजाब का आपने चूँकि नाम लिया है, पंजाब में तो ग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है और ग्राउंड वाटर में बोरवेल भी संभव नहीं होता है एक समय के बाद, कि उसकी कॉस्ट बहुत होती है और हर किसान उसको सपोर्ट नहीं कर सकता, अफोर्ड कर सकता उस कॉस्ट को, क्योंकि 800 मीटर अगर नीचे चला गया, 800 फुट या 900 फुट, तो कैसे लगाओगे बोरवेल आप। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वाटर मीटरिंग हो किसान एग्रीकल्चर के लिए, और किसान को हम
एजुकेट करें, अवेयर करें कि पानी आपको किस फसल में कितना लगाना है। क्योंकि पहले फ्लड इरिगेशन होता था तो किसान को फ्री बिजली मिली हुई थी, तो बटन दबाया और पानी चल रहा है बिल्कुल, और इससे नीचे का ग्राउंड वाटर बिल्कुल खाली हो गया। पंजाब इसका एक बड़ा स्टार्क एग्जाम्पल है, और उससे काफ़ी लोग जैसे महाराष्ट्र में उसमें जो बोरवेल नहीं पानी हिट कर पाते तो सुसाइड भी होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम वाटर मीटर लगाएं और अवेयरनेस फैलाएं किसानों के में। सर, चूँकि ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज़ का भी हम लोगों ने जिक्र किया, 400-500 साल पहले हम जाएंगे, 1000 साल पहले जाएंगे तो हज़ारों लाखों इस तरह के छोटे मोटे पॉन्ड्स हैं, तालाब हैं, वाटर बॉडीज़ हैं जो बनाए गए, जो अभी डिफंक्ट है, कई कुछ फंक्शनल भी हैं। आपको लगता है कि हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं आज, अगर उनको हम बेहतर तरीके से उनको रिपेयर कर दें और जो मौजूदा टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करें तो काफ़ी कुछ जो समस्या है वो उसका समाधान मिल सकता है क्या? एक कैचरेन कैंपेन में हमने ये भी कहा गया था कि जो ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज़ है, मतलब जहाँ पे स्टेपल्स, अच्छा आपने बताया स्टेपल्स होते हैं, राजस्थान में टोंगा होता है, ऐसे कई वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स थे। और देखो हमारे गांव में हर मंदिर के बगल में एक डेफिनेटली एक तालाब होता था, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के बगल में होता था। तो अगर ये सब ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज जो था उनको हम गहरीकरण करें, बिकॉज उसमें वो मिट्टी पड़ा होगा, उसका वॉल्यूम कम हुआ होगा, तो उसका गहरीकरण करें, शुद्धिकरण करें तो उसमें ज़्यादा पानी अवश्य स्टोर कर सकता है। हमारे गांव में बहुत सारे कुएं पड़े हुए हैं जिसके से पानी निकाल के उसमें बहुत सूखा पड़ा हुआ है, वो कुओं को भी हम यूज़ कर सकते हैं पानी स्टोर करने के लिए। पुराने बोरवेल होते थे जिसका पानी ख़त्म हुआ होगा, उस बोरवेल के ज़रिए हम अंडर वाटर के एक्वाफर को भी चार्ज कर सकते हैं। तो जैसे जितने भी स्ट्रक्चर्स हमारे पास पुराना भी थे उसी को भी यूज़ करके हम वाटर हार्वेस्टिंग और ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर सकते हैं। तो इसी लिहाज से शायद सरकार ने जो अमृत सरोवर योजना रही है उसको सरकार का एक अमृत सरोवर है, और फिर अटल भूजल योजना भी बनाया था, जहाँ पे अटल भूजल योजना में पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट ग्राउंड वाटर इम्प्रूव करने की वो एक, बट पूरे देश में नहीं है, कोई सब 8-9 स्टेट्स में अभी। तो उसी में भी गवर्नमेंट ने पीपल्स पार्टिसिपेशन दे रही है, लोगों को ग्राउंड वाटर रिचार्ज बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये जो कैच द रेन की सर बात हो रही है, तो ज़मीनी स्तर पर किस तरह की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा? देखिए, मैं एनजीओ की तरफ से कहूँ तो, और सरकार की तरफ से, क्योंकि सरकार में भी क्योंकि सलाहकार भी हैं आप एनएमसीटी में, तो देश में पूरे घूमे हैं, तो काफ़ी बिल्डिंगों में, सरकारी बिल्डिंगों में भी, प्राइवेट बिल्डिंग में, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में बहुत स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के। पर मैंने देखा है, जनरली मैं उसको जब भी विजिट करता था किसी संस्था में, तो मैंने कहा भाई इसका रेन वाटर हार्वेस्ट स्ट्रक्चर मुझे दिखा दो। आप बिलीव करिए रिपू जी कि उसके अंदर 70 से 80% सब डिफंक्ट मिलते थे। जैसा कि अशोक साहब ने कहा, उनकी सिल्टिंग हो जाती थी और चोक हो जाते थे पूरे स्ट्रक्चर। काफ़ी लोगों ने तो उसके अंदर अपना सीवरेज का पाइप भी छोड़ दिए थे, या जो वो भी बहुत देखा है, बहुत गंदा हो गया था। तो कंटेमिनेशन होता है ग्राउंड वाटर का। एक तो सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि अवेयरनेस का और उसकी मेंटेनेंस का। दूसरा चैलेंज आता है कि लोगों के अंदर इसकी अवेयरनेस नहीं है, जो घर घर के जन के पास। सरकारी में तो आप इम्प्लीमेंट कर लीजिए कि आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन आपको घरों में लगाना है, जैसे मैंडेटरी है। जैसे दिल्ली के अंदर भी बात करें तो 100 मीटर से ऊपर जिसका भी घर है उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर मैंडेटरी है। पर जैसा कहा कि लोगों को केवल सर्टिफिकेट चाहिए कि हाँ भी मैंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग बना रखा है, उसके बाद वो भूल जाते हैं। हमारी संस्था को बहुत फ़ोन आते हैं कि साहब सर्टिफिकेट देने का कितना पैसा लेंगे। हमने कहा वो नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी संस्था में बहुत लोग जो रिटायर्ड हैं, दिल्ली जल बोर्ड के, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के साइंटिस्ट हैं, सेंट्रल वाटर कमीशन के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो जुड़े हुए हैं। एंड आई एम हैप्पी टू से कि अशोक साहब भी उसमें काफ़ी गाइडेंस देते रहते हैं, वो भी ऐसा इसको प्रमोट करते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग उस स्ट्रक्चर को बनाना नहीं चाहते, क्योंकि घरों के अंदर हमने इसलिए सस्ता स्ट्रक्चर लाया कि 20-25 हज़ार में घरों में लगाइए आप, और अपने घर की छत से अगर आप साल में 1 से 2 लाख लीटर पानी बचा लेते हैं, कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो उसका फ़ायदा क्या मिलेगा आपको? बोरवेल कभी ड्राई नहीं होगा, जैसा कहा कि बिजली कम लगेगी, आपकी वाटर क्वालिटी इंप्रूव होगी। तो ये बहुत बड़ी वो है, प्लस एक समाज में एक दायित्व है आपका, और लॉ के हिसाब से भी आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर लगाना है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि लोग उस पर खर्च नहीं करना चाहते। केवल आई कैन ऐड दैट अर्बन एरियाज़ में, हम अभी तक हमने रूरल एरिया की बात कर दी, अर्बन एरियाज़ में कभी लगता है कि मैंने कई रेलवे रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से बात की थी, तो वो बोलते हैं कि हम
50,000 रुपये खर्च करके अपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमारा क्या फ़ायदा, तो वो नीचे वाले को पानी का फ़ायदा मिल जाता है. सो दैट इज़ नॉट द वे, नो, बिकॉज एवरी सोसाइटी अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए तो शहर का जो वाटर टेबल है बढ़ जाता है, सबको फ़ायदा होता है. और अर्बन एरिया में कैचिंग द रेन से और एक फ़ायदा होता है, क्योंकि अक्सर हम आजकल देखते हैं कि बारिश जब पड़ता है, आजकल बारिश तो तेज़ आती है और एक या दो दिन में बहुत सारा पानी आ जाता है. तो अर्बन फ्लडिंग होता है, मतलब जब पानी को नीचे जाने का रास्ता नहीं है तो एक्चुअली वो लोअर एरिया में जाता है. और दिल्ली में हम अक्सर देखते हैं कि वो विंडो ब्रिज के नीचे और कई जगह पे पानी इकट्ठा हो जाता है. तो अर्बन फ्लडिंग का भी एक समस्या रेन कैच द रेन में है, क्योंकि अगर हम जो भी बारिश पड़ते हैं बारिश को अगर संचय करके नीचे ग्राउंड ज़मीन या रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर में या अंडरग्राउंड वाटर में अंडरग्राउंड में स्टोर करते हैं तो ये वाटर फ्लड होके लोअर एरियाज में आएगा नहीं. तो अर्बन फ्लडिंग का भी एक अच्छा सोल्यूशन है, हो सकता है. सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, चूँकि समय की कुछ बंदिश हमारे साथ है और आप लोग यहाँ पर आए और अपना अनुभव साझा किया. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का. तो आपने देखा कि किस तरह से जो कैच द रेन अभियान है ये लोगों के घरों में पहुंच रहा है और लोग समझ रहे हैं कि दरअसल जो पानी की जो ज़रूरत है और पानी का जो महत्व है वो इंसानी ज़िंदगी में कितना है. फ़िलहाल इस ख़ास पेशकश में इतना ही. मुझे दीजिए मेरी पूरी टीम के साथ इजाज़त और देखते रहिए सनसेट टीवी. नमस्कार. सनसेट टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें.